अब हम बात करेंगे पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के बारे में। क्या होता है ये? माइग्रेशन ऑफ थ्रोम्बस इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो सबसे पहले इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। इसको हमने दो भागों में बांटा है। पहले जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स पढ़ते हैं, फिर बाद में हम एक्वायर्ड पढ़ेंगे। तो जेनेटिक में तीन आपके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है। पहला है प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस की डेफिशिएंसी। दूसरा है फैक्टर वाई लेडेन का म्यूटेशन। और तीसरा है हाइपर होमोसिस्टिनीमिया। ये तीनों जो आपके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है, ये आपको डीवीटी के प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में भी देखने को मिलेंगे। प्रोटीन सी एन एस की डेफिशिएंसी, फैक्टर फाइव लीडिन का म्यूटेशन एंड हाइपर होमोसिस्टोनिमिया, ये तीनों रिजल्ट करते हैं इन हाइपर कोएगुलेबिलिटी। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी थ्रोम्बस के फॉर्मेशन के लिए आपको तीन चीजें चाहिए होती है। एक एंडोथेलियल इंजुरी, दूसरा स्टेसिस ऑफ ब्लड एंड हाइपरकोएगुलेबिलिटी। ये तीनों चीजें अगर प्रेजेंट रहेगी तो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब वो थ्रोम्बस आपका माइग्रेट कर जाएगा इनटू पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाएगा। तो अब एक्वायर्ड प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है? रिसेंट ट्रॉमा और सर्जरी, जो कि लीड करेगा आपके एंडोथेलियल इंजुरी को। प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेसिस ऑफ द ब्लड। मैलिग्नेंसी और प्रेगनेंसी जो है, ये दोनों आपके हाइपरकोएगुलेबल स्टेट है। जो एस्ट्रोजन कंटेनिंग पील्स होते हैं, ये इसका साइड इफेक्ट ही होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मतलब ये थ्रोम्बस को फॉर्मेशन करवाता है। वेरिकोज वेन्स के अंदर भी स्टेसिस होता है ब्लड का। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर देयर इज लॉस ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3, जिसके कारण नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी आपका एक हाइपरकोएगुलेबल स्टेट बन जाता है। एंड इन्फेक्शन जैसे कि कोविड, ये भी आपके हाइपरकोएगुलेबल स्टेट को प्रेसिपिटेट करते हैं। कैसे? ये हम कोविड के अंदर समझेंगे। अब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कभी भी अगर एम्बोलस आता है, थ्रोम्बस आता है, तो वो पल्मोनरी आर्टरी आपके लंग्स को हार्ट से कनेक्ट करती है ना बेसिकली। तो दो जगहों पर प्रॉब्लम होगी। एक तो लंग के अंदर प्रॉब्लम होगी, दूसरी हार्ट के अंदर प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले समझते हैं कि लंग्स के अंदर क्या प्रॉब्लम होगी। तो ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है जो कि आपके लंग को सप्लाई कर रही है, उसके अंदर अगर एम्बोलस या फिर थ्रोम्बस आ गया, तो जो ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन है उस लंग्स के पार्ट को, वो कम हो जाएगा, विच विल रिजल्ट इन हाइपोक्सीमिया। लेकिन जब तक आपकी मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स अच्छे से काम कर रही है, तो उस हाइपोक्सीमिया को कवर अप करने के लिए आप हाइपर वेंटिलेट करोगे, विच विल क्लिनिकली मैनिफेस्ट एज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। पहला आपको क्लिनिकल फीचर लंग्स के अंदर जो देखने को मिलेगा, दैट वुड बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। दूसरा, प्रॉक्सिमल टू दिस थ्रोम्बस जो आपका ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा, एंड ड्यू टू स्टेसिस ऑफ ब्लड, या यहाँ का जो ब्लड वेसल है डायलेट नहीं कर जाएगा, क्या डायलेट कर जाएगा, वहां का प्रेशर जो है विद इन द वेसल वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण वो रप्चर हो सकता है। एंड हिमोप्टाइसिस विल बी योर सेकंड क्लिनिकल फीचर जो आपको देखने को मिलेगा इन अ पेशेंट ऑफ पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो दूसरा क्या है? हिमोप्टाइसिस। फिर तीसरा, आपका जो पार्ट है आगे का लंग का डिस्टल टू दी थ्रोम्बस, उसको ब्लड ही नहीं मिल रहा। जब ब्लड नहीं मिलेगा तो वो लंग इस्केमिया में जाएगा, विच विल रिजल्ट इनटू द सेल्युलर इंजरी। जो लंग के सेल्स होंगे उनकी इंजरी होगी, वो टूटेंगे, वो मरेंगे, विच विल रिलीज इन द, विच विल जस्ट, जिसके कारण क्या होगा, देयर विल बी रिलीज ऑफ द इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स। और ये इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स जाके प्लूरा को इरिटेट करेंगे, रिजल्टिंग इनटू प्लूराइटिस। और प्लूराइटिस आपका क्लिनिकली मैनिफेस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ चेस्ट पेन। ओके। एंड ऑन, और इस प्लूराइटिस के रिएक्शन में आपका प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा, जो कि एक्सुडेटिव होगा नेचर में। ठीक है, तो तीन क्लिनिकल फीचर्स जो आपको देखने को मिलेंगे, वो रहेगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हिमोप्टाइसिस एंड चेस्ट पेन। ये तीन आपको क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के अंदर, बिकॉज ऑफ थ्रोम्बस इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। तो आपको इन दोनों तीनों का अगर ट्रायड दिख जाए ना कभी क्वेश्चन के अंदर, तो पहला आपको डायग्नोसिस जो सोचना है वो यही सोचना है, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। फिर अगर आपका पल्मोनरी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस एम्बोलिस थोड़ा बड़ा है, तो आपको हार्ट के अंदर भी कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। क्या? आपका ये पल्मोनरी आर्टरी होता है जिसके अंदर ब्लड कौन पंप करता है? राइट वेंट्रिकल पंप करता है। तो जब इसके अंदर थ्रोम्बस या फिर एम्बुलस ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, तो इसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके कारण इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। और इस हाइपरट्रॉफी के कारण जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये उसको पुश कर देगा इन दी लेफ्ट वेंट्रिकल। उसको कहां पर पुश कर देगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश कर देगा। जब इसकी मूवमेंट हो जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की अंडर फिलिंग होगी, विच विल रिजल्ट इनटू द डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, दैट इज डिक्रीज्ड बीपी, जिसको हम कहते हैं शॉक। जब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की अंडर फिलिंग होगी तो बीपी आपका कम हो जाता है, बेसिकली आपका शॉक में आप चले जाते हो। ठीक है, तो वही आपके राइट वेंट्रिकल जो था वो तो डायलेट कर चुका था, वो हाइपरट्रॉफी कर चुका था, उसका प्रेशर बढ़ चुका था। लेकिन अगर इस हाइपरट्रॉफी को आप ट्रीट नहीं करते हो राइट वेंट्रिकल के, तो फिर आगे जाकर ये राइट वेंट्रिकल का फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दो चीजें जो हार्ट में दिखती है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर एंड दूसरा है शॉक। तो वही लंग्स के अंदर तीन चीजें देखने को मिलती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ,
हिमोप्टाइसिस एंड चेस्ट पेन, जो कि प्लूराइटिस के कारण दिख रहा था। फिर हम बात करते हैं कि यहां पर जो मैंने बताया कि राइट वेंट्रिकल का फेलियर हो रहा था ड्यू टू प्राइमरी रेस्पिरेटरी कॉज, क्योंकि देखो पल्मोनरी आर्टरी को जो है हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट कंसिडर करते हैं। अब पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म अगर है तो मतलब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अगर थ्रोम्बस आ रहा है, एम्बोलस आ रहा है, तो उसको हम रेस्पिरेटरी कॉज ही समझते हैं। तो जब भी आपका राइट वेंट्रिकल का डिस्फंक्शन होता है ड्यू टू प्राइमरी रेस्पिरेटरी कॉज, तो उसको हम कहते हैं कॉर पल्मोनरी। अगर राइट वेंट्रिकल का डिस्फंक्शन हो रहा होता ड्यू टू लेफ्ट हार्ट डिसीज, तो उसको हम कॉर पल्मोनल नहीं बोलते। जब राइट वेंट्रिकल का डिस्फंक्शन प्राइमरी रेस्पिरेटरी कॉज के कारण होता है एंड नॉट ड्यू टू लेफ्ट हार्ट डिसीज, तो उसको हम कॉर पल्मोनल कहते हैं। अब एक्यूट में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कॉर पल्मोनल इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो वही क्रॉनिक में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कॉर पल्मोनल इज सीओपीडी। बाकी दूसरे कॉजेस क्या होते हैं आपके क्रॉनिक कॉर पल्मोनल के? वो होते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, ब्रोंकाइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। सारे आपके ये जितने भी क्रॉनिक डिसीजेस है ना, इन क्रॉनिक डिसीजेस में क्या होता है ना, आपकी बॉडी में हाइपोक्सीमिया डेवलप होता है। जब हाइपोक्सीमिया डेवलप होगा तो इन रिस्पॉन्स टू दिस हाइपोक्सीमिया आपके जो पल्मोनरी ब्लड वेसल्स होते हैं वो वेजो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं परसिस्टेंटली। ओके, परसिस्टेंट हाइपोक्सीमिया होता है जिसके रिस्पॉन्स में देयर विल बी परसिस्टेंट पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन, और ये परसिस्टेंट पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन जो होता है इट इज मीडिएटेड बाय दी हाइपोक्सिया सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स। इसको कौन मेंटेन करता है? इसको मेंटेन करता है आपके हाइपोक्सिया सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा पल्मोनरी आर्टरी का, इट विल बेसिकली रिजल्ट इनटू पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन आपका बेसिकली रिजल्ट करेगा इनटू द राइट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन। क्योंकि फिर जब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो राइट वेंट्रिकल को बहुत मेहनत से जो है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड को पंप करना होगा, विच विल देन रिजल्ट इनटू राइट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन। फिर हम बात करते हैं कि क्या आपके स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल क्या आपका बेसिकली एक सॉरी फिर आपके पास एक स्कोरिंग सिस्टम होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए जिसे हम कहते हैं वेल स्कोरिंग सिस्टम। ये वेल स्कोरिंग सिस्टम क्या है समझाते हैं। अगर आपके पेशेंट में साइंस एंड सिम्टम्स है डीवीटी के, तो उसको 3 स्कोर दे दो। अगर अल्टरनेटिव डायग्नोसिस इज लेस लाइकली देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मतलब देर इज स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल सस्पिशन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो फिर भी 3 पॉइंट्स दे दो। अगर हार्ट रेट मोर देन 100 है तो 1.5 पॉइंट्स दे दो। अगर इमोबिलाइजेशन है मोर देन 3 डेज के लिए, या फिर सर्जरी हुई है किसी 4 हफ्तों के अंदर, तो फिर 1.5 पॉइंट दे दो। या फिर प्रायर पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डीवीटी की अगर हिस्ट्री है तो 1.5 पॉइंट दे दो। हिमोप्टाइसिस के लिए 1 पॉइंट, कैंसर के लिए 1 पॉइंट। ओके, तो ये आपको स्कोरिंग सिस्टम के वेरिएबल्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो इस पर से आप ये सवाल सॉल्व करें कि एक कोई 75 ईयर का मेल है, इसको कोलॉन कैंसर है, कोलॉन कैंसर है तो 1 पॉइंट। जिसकी सर्जरी हुई है तो 1.5 पॉइंट। हिमोप्टाइसिस है अगेन 1 पॉइंट। हार्ट रेट 110 है अगेन 1.5 पॉइंट। तो ये हो गया 3 और ये 2, 3 और ये 2, 5 हो गया आपका स्कोर। और आपका स्कोर कभी भी अगर मोर देन 4 होगा देन इट इज हाई लाइकलीहुड ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर स्कोर मोर देन 4 है तो हाई स्कोर, अगर स्कोर आपका लेस देन इक्वल टू 4 है तो लो स्कोर। हाई स्कोर के अंदर आपको कुछ नहीं सोचना, डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के पास जाना है, दैट इज योर सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। अगर लो स्कोर है तो पहले आप 500 रुपए वाला सस्ता टेस्ट करो जिसे हम डी डायमर टेस्ट कहते हैं। अगर ये डी डायमर टेस्ट आपका एबनॉर्मल आता है, मतलब हाई आता है, तब जाके आप इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो कि 10,000 की टेस्ट है सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, ये करवाओ। लेकिन अगर डी डायमर नॉर्मल आता है तो आपका एक्सक्लूड कर देता है ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म के डायग्नोसिस को। फिर आपके इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन आप कराओगे दैट वुड बी ईसीजी। ईसीजी के अंदर मोस्ट कॉमन जो आपको चीजें देखने को मिलेगी दैट वुड बी 2 थिंग्स। पहला आपको साइनस ट्रैकिकार्डिया देखने को मिलेगा, और दूसरा आपको जो है टी वेव इन्वर्जन देखने को मिलेगा V1 टू V4 लीड्स के अंदर। ये मोस्ट कॉमनली आपको ईसीजी में देखने को मिलेगा। मोस्ट स्पेसिफिक चीज जो आपको देखने को मिलती है ईसीजी के अंदर दैट इज योर S1Q3T3 पैटर्न। S1Q3T3 पैटर्न। दूसरा चेस्ट एक्सरे। अब चूंकि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लंग पैरेन्कामा के अंदर, इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉर्मल एक्सरे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लंग पैरेन्कामा के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रॉब्लम। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में कुछ स्पेशल साइंस दिख जाती है, जो कि ये है आपकी वेस्टरमार्क साइन, हैम्पटन्स हैम, पालात साइन। वेस्टरमार्क साइन के अंदर क्या होता है ना, इन वेस्टरमार्क साइन जब मान लीजिए आपका पल्मोनरी आर्टरी था, यहाँ पर बेसिकली एक थ्रोम्बस आ गया, तो आगे का जो पार्ट है लंग का वो बेसिकली ब्लड उसको आएगा ही नहीं, तो देयर विल बी ओलिगेमिया ड्यू टू डिक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो। तो ये फोकल ओलिगेमिया ड्यू टू डिक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो ये चेस्ट एक्सरे में आपको वेस्टरमार्क साइन की तरह दिखता है, जिसे हम वेस्टरमार्क साइन कहते हैं।
सिमिलरली जिस पार्ट ऑफ लंग को ब्लड नहीं मिल रहा वहां पर इंफाक्शन हो सकता है, और इस वेट शेप के ओपेसिटी को ड्यू टू पल्मोनरी इंफाक्शन हम हैम्पटन्स हम कहते हैं। क्या कहते हैं? हैम्पटन्स हम। और फिर एक आर्टरी होती है स्पेशल आपकी आर्टरी, जिसे हम कहते हैं डिसेंडिंग पल्मोनरी आर्टरी। अगर वो डायलेट हो गया, क्योंकि प्रॉक्सिमल टू दी थ्रोम्बस जो आपकी ये डिसेंडिंग पल्मोनरी आर्टरी होगी वो डायलेट ही कर जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं? पालात साइन कहते हैं। तो ये 3 साइन आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको लोअर लिम्ब का वीनस अल्ट्रासाउंड करना है टू रूल आउट दी डायग्नोसिस ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। साथ में इकोकार्डियोग्राफी पे आपको राइट वेंट्रिकल का हाइपोकाइनेसिया देखने को मिलेगा, जिसको हम मैककनल साइन के नाम से जानते हैं। राइट वेंट्रिकल का हाइपोकाइनेसिया, जिसको आपको मैककनल साइन के नाम से जानते हैं। पांचवा इन्वेस्टिगेशन जो आप करोगे वो रहेगा डी डायमर का। डी डायमर बेसिकली क्या होता है? ये फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है विच आर एलिवेटेड इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये काफी सेंसिटिव है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। मतलब अगर आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो डायमर तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा मिलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ और भी केसेस होते हैं इसी जिसमें आपको डी डायमर देखने को मिलता है एलिवेटेड, इसीलिए ये स्पेसिफिक नहीं है, जैसे कि सेप्सिस, डीवीटी एंड कैंसर। ओके। और चूंकि ये सेंसिटिव है इसलिए इसकी नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू तो बहुत अच्छी है, पर स्पेसिफिक नहीं है, इसकी पुअर पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है। Therefore, this D-dimer is a screening test which is used for the exclusion। ये टेस्ट फॉर एक्सक्लूजन है, ना कि इंक्लूजन। ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो आपका होता है इसके अंदर पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के अंदर, दैट इज योर सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, जहां पर आपको फिलिंग डिफेक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि पल्मोनरी एंजियोग्राफी के अंदर आप क्या करोगे? कॉन्ट्रास्ट डालोगे, सीटी में देखोगे। जब भी आप सिटी में देखोगे तो आपको पूरा जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कॉन्ट्रास्ट से भरा भरा व्हाइट व्हाइट दिखेगा, लेकिन जहां पर थ्रोम्बस होगा वहां पर आपको ब्लैक ब्लैक डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, जिसको हम कहते हैं फिलिंग डिफेक्ट ऑफ दी ऑन दी सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। फिर गोल्ड स्टैंडर्ड जो होता है ना, गोल्ड स्टैंडर्ड जो होता है वो होता है आपका इन्वेजिव पल्मोनरी आर्टेरियोग्राफी। इसमें हम कैथेटर डालते हैं डायरेक्टली पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं वहां पर, और देख लेते हैं कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं, मतलब एक पॉइंट के आगे आपका कैथेटर आगे मूव कर रहा है या नहीं। लेकिन चूंकि ये इन्वेजिव प्रोसीजर है और सेम जो काम है वो हम सिटी स्कैन के थ्रू कर लेते हैं, इसलिए अभी आजकल ये गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं रहा और अब हम इसको कम नहीं यूज नहीं करते उतना। फिर कुछ पेशेंट्स जिसके अंदर कॉन्ट्रास्ट का इंटॉलरेंस हो या फिर रीनल डिसीज के पेशेंट हो, उनके अंदर हम सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी नहीं कर सकते, तो उनके अंदर हम करते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन। और साथ में आप याद रखो कि इन प्रेगनेंसी लो डोज सीटीपीए को हम यूज कर सकते हैं। लो डोज सीटीपीए कैन बी यूज्ड इन दी प्रेगनेंसी। फिर हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे पल्मोनरी थ्रोम्बोलिज्म का। बहुत सिंपल है। अगर मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, इसमें देयर इज हाई रिस्क ऑफ मॉर्टिलिटी, जिसमें दोनों चीजें प्रेजेंट है, शॉक भी प्रेजेंट है और आरवी का डिस्फंक्शन भी प्रेजेंट है। इसमें तो पहले आप शॉक को ट्रीट करोगे 500 ml एनएस देके, साथ में वेसोप्रेसर लाइक डोपामिन देके, और एंटीकोगुलेशन स्टार्ट कर दोगे। ओके। एनएस और वेसोप्रेसर देंगे जिससे शॉक कंट्रोल होगा, और साथ में एंटीकोगुलेशन स्टार्ट करेंगे। एंटीकोगुलेशन इसलिए स्टार्ट करते हैं ताकि थ्रोम्बस वापस बने ना, टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ द थ्रोम्बस एंड द एक्सटेंशन ऑफ द थ्रोम्बस। अब जो थ्रोम्बस बना हुआ है वो बढ़े ना और वापस से किसी थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो ना। तो वही जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है आपके मासिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर, ओके, दैट इज बेसिकली थ्रोम्बोलाइसिस फॉलोड बाय सर्जिकल एम्बोलेक्टोमी। अगर थ्रोम्बोलाइसिस आपका कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उस पेशेंट के अंदर, तो फिर सर्जिकल एम्बोलेक्टोमी हमें करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो आप याद रखें कि मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर पहले तो हम ये बेसिक सी चीजें करेंगे ही करेंगे, शॉक के लिए 500 ml वगैरह वगैरह, वेसोप्रेसर और एंटीकोगुलेशन का। लेकिन मेन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट मासिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर क्या है? थ्रोम्बोलिसिस। लेकिन अगर पेशेंट आपका थ्रोम्बोसिलिसिस के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो सर्जिकल एम्बोलेक्टोमी। फिर हम बात करते हैं सब मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसमें आरवी डिस्फंक्शन तो है लेकिन बीपी नॉर्मल है, मतलब शॉक के अंदर पेशेंट है नहीं। इसमें हम पहले एंटीकोगुलेशन पे स्टार्ट करेंगे पेशेंट को और फिर क्लोजली मॉनिटर करेंगे, और अगर आपका पेशेंट हिमोडायनेमिक कॉम्प्रोमाइज डेवलप करता है तो फिर हम थ्रोम्बोलिसिस देंगे। ठीक है। और लास्ट होता है आपका मिनिमल पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जिसमें ना आपका आरवी डिस्फंक्शन प्रेजेंट है, मतलब आरवी फंक्शन नॉर्मल है, और आपका बीपी भी नॉर्मल है। इसमें सिर्फ एंटीकोगुलेशन दे देंगे। आपको कंफ्यूजन कभी भी किसमें होगा? मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड सबमैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसमें याद रखें कि मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर आप थ्रोम्बोलिसिस करते हो, एंड सबमैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर मोस्टली आप जो है एंटीकोगुलेशन ही कर देते हो। रेयरली बहुत जो है आपको थ्रोम्बोलिसिस की तरफ जाना पड़ता है इन सबमैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। फिर हम बात करते हैं कि कौन से ड्रग्स को आप यूज करोगे थ्रोम्बोलिसिस के अंदर।
तो आप यूज करोगे आरटीपीए को, जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज अल्टाप्लेज। अब अल्टाप्लेज का बस एक प्रॉब्लम है कि ये जो है सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी पे काम करेगा ऐसा नहीं है, ये पूरे बॉडी में काम करेगा। जब पूरे बॉडी में काम करेगा तो ब्लीडिंग को बढ़ा देगा पूरे बॉडी में, अगर जीआई ब्लीडिंग होती है नॉर्मली भी उसको बढ़ा देगा। साथ में हम एंटीकोगुलेशन को यूज करते हैं ना, तो एंटीकोगुलेंट्स कौन कौन से होते हैं? पहला हेपेरिन ब्रिज्ड या फिर हेपेरिन कंबाइंड विथ वारफेरिन। दूसरा है आपका हेपेरिन फॉलोड बाय डैबिगेट्रन। डैबिगेट्रन क्या है? आपका थ्रोम्बिन इनहिबिटर है। हेपेरिन फॉलोड बाय डैबिगेट्रन। या फिर आप रिवारोक्साबैन एंड एपेक्साबैन को यूज कर सकते हो, विच आर डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर्स। ठीक है। अब मैंने जो बताया था कि जब आप थ्रोम्बोलिटिक एजेंट अल्टाप्लेज को यूज करते हो तो ब्लीडिंग का साइड इफेक्ट होता है, लेकिन आपके पास होता है कैथेटर डायरेक्टेड थेरेपी, जो डायरेक्टली जहां पर थ्रोम्बस है वहां पर जाके आप इन्फ्यूज करते हो थ्रोम्बोलिटिक एजेंट को। इसीलिए आपको कम डोज की भी जरूरत पड़ती है, और जब डोज कम होता है तो आपकी ब्लीडिंग भी कम होती है। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कैथेटर डायरेक्टेड थेरेपी। इसके अलावा आप जो है आईवीसी फिल्टर को भी यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपके पैर के अंदर बहुत सारे थ्रोम्बस है जो कभी भी माइग्रेट करके अंदर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आ सकते हैं। ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, और अब इस पेशेंट के अंदर हम जो है एंटीकोगुलेंट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि एक्टिव ब्लीड है पेशेंट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट। तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे आईवीसी फिल्टर लगा दोगे। आईवीसी फिल्टर से क्या होगा, जो थ्रोम्बस आपके लोअर लिम्ब के अंदर है वो ऊपर मूव नहीं करेगा। ऊपर मतलब पल्मोनरी आर्टरी की तरफ मूव नहीं करेगा। और जो दूसरा है दैट इज रिकरेंट डीवीटी डिस्पाइट द एडिक्वेट ट्रीटमेंट। ये जो दूसरा इंडिकेशन है रिकरेंट डीवीटी डिस्पाइट एडिक्वेट ट्रीटमेंट इज सेकंड इंडिकेशन फॉर आईवीसी फिल्टर। ठीक है। फिर ईसीजी में आपको जो है ये पैटर्न मैंने बताया था, मोस्ट स्पेसिफिक पैटर्न होता है ईसीजी के ऊपर S1Q3 T3, जिसमें डीप एस वेव्स होती है आपके लीड 1 के अंदर। क्यू वेव्स जो होती है वो भी आपकी डीप होती है काफी इन लीड 3। एंड टी वेव्स आपकी जो होती है इन्वर्टेड होती है इन लीड 3, तो इसलिए S1Q3 T3 ये पैटर्न का नाम लिया गया। साथ में सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी पे आपको क्या देखने को मिलेगा? पल्मोनरी आर्टरी का फिलिंग डिफेक्ट, मतलब वो एरिया जहां पर ब्लड फिल ही नहीं हुआ, फिलिंग डिफेक्ट विल बी सीन इन दी पल्मोनरी आर्टरी। क्लिनिकल केस, लेट्स चेज द डायग्नोसिस। 45 साल का एक्यूट डिज्निया, प्लूराटिक चेस्ट पेन एंड हिमोप्टाइसिस। डिज्निया, चेस्ट पेन, हिमोप्टाइसिस, पल्मोनरी थ्रोम्बोलिज्म, यहां से डायग्नोसिस। आफ्टर अ लॉन्ग हॉल फ्लाइट, बीपी आपका नॉर्मल दिया हुआ है, डी डायमर बढ़ा हुआ है, और पल्मोनरी एंजियोग्राम में देयर इज फिलिंग डिफेक्ट। अब चूंकि आपका बीपी नॉर्मल है तो ये आपका सबमैसिव होगा। सबमैसिव में हम क्या करते हैं? एंटीकोगुलेशन स्टार्ट कर देते हैं भाई। फिर हम बात करते हैं, ये तो आपका थ्योरी हो गया। एक सवाल जो आपको करवाना था वो ये है कि एक 75 साल का मेल है विद कोलोन कैंसर, आईसीयू के अंदर एडमिट किया 5 दिन के लिए, डिज्निया है, चेस्ट पेन है, हेमोप्टाइसिस है। क्लासिकल 3 फीचर जो आपको पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के अंदर मिलेंगे। बीपी नॉर्मल है 100/70, हार्ट रेट 110 है, रेस्पिरेटरी रेट 28 है, SpO2 जो है वो 88 है एयर रूम में पे। और कोई इडिमा टेंडरनेस नहीं है लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर। एबीजी एनालिसिस बता रहा है टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। एंड चेस्ट एक्सरे आपका नॉर्मल आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायग्नोस्टिक टेस्ट इन ऑर्डर टू दी कंफर्म योर डायग्नोसिस। तो चूंकि आपने डायग्नोसिस बना ही लिया है कि पहली बात तो ये 3 चीजें आपको दिख रही है, दैट इज योर पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए ट्रायड इंपॉर्टेंट है ये। साथ में कोलोन कैंसर की आपको हिस्ट्री दी है, 5 दिन के लिए एडमिट रहा आईसीयू में। तो ये सारी चीजें जो है आपके पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की तरफ जा रही है, जिसका जो है कंफर्म करने के लिए हम मल्टी डिटेक्टर सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी को ही यूज करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।